पे बैक टू सोसाइटी और पी.आर. अम्बेडकर की तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं, और इस संकल्प के साथ कि जो मूवमेंट को हम 2020 में जिस मुकाम तक लाए हैं उसको 10 गुनी स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। 10 टाइम्स स्पीड। अगर 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं तो हमारे 100 किलोमीटर की रफ्तार 2021 में पहुंचना चाहिए, और हम 31 दिसंबर से पहले 2021 हम एनालिसिस करेंगे कि हमारी स्पीड क्या थी और क्या अचीवमेंट्स किया है। और इसी कड़ी में हमने 2020 को तमाम महापुरुषों की जयंतियों के साथ साथ इस मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड किया है। टारगेट नहीं बोला हूं, डायरेक्शन डिसाइड किया है। वो सम्राट अशोक के एक स्लोगन से कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। और इस बात को चर्चा हुई, किंतु परंतु की चर्चा हुई, लेकिन लोगों ने अशोक को कबूल किया कि नहीं, अशोक की सार्थकता, समय उचित, समसामयिकता और उनका ऐतिहासिक मूवमेंट में अद्भुत योगदान और अचीवमेंट्स आज भी रेलेवेंट है, उपयोगी है। और ये बात जिस समय सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले मूवमेंट को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की नए ढंग से स्थापना कर रहे थे, क्योंकि आधुनिक युग में इस मूवमेंट की शुरुआत हम महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले से मानते हैं। उसमें दक्षिण के नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर, कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी, इन सारे लोगों के प्रयत्न करते हैं। और वामसेप का जो जन्म हुआ उसमें 1848 से लेकर 1956 108 साल का हिस्टोरिकल चित्र हम लोगों के सामने रखते थे, वो प्रेरणादायक बनता था। आज हमने मूवमेंट को और सशक्त बनाने के लिए खास तौर से हमने अपने आप से 21वीं शताब्दी में प्रश्न किया, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्वेशन रहा कि मूवमेंट में बहुत सारी कमजोरियां हैं, और मूवमेंट इतना कमजोर हुआ कि क्या ये अम्बेडकरवाद या समाज परिवर्तन आंदोलन की विचारधारा कामयाब होने वाली विचारधारा है? फंडामेंटल क्वेश्चन हमने रेज किया, और इसके आधार पर हमने तमाम जगह से चिंतन मनन करने के बाद कुछ रास्ते ढूंढे। उस रास्ते में हमें सभी महापुरुषों से प्रेरणा मिली, उसमें सावित्रीबाई फुले भी है। महात्मा फुले, साहू महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तो इजी लेते हैं, पर इस मूवमेंट की कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्योंकि सावित्रीबाई फुले के कार्यों को अनदेखा करके महात्मा फुले की विचारधारा परिपक्व नहीं बन पाती। और अगर ये कहा जाए कि सावित्रीबाई फुले अद्वितीय पत्नी नहीं मिली होती, इतना जीवन साथी नहीं मिला होता, तो शायद महात्मा फुले इतनी बड़ी क्रांति की, समाज परिवर्तन की क्रांति की शुरुआत नहीं करते, ये समाज परिवर्तन आंदोलन की शुरुआत नहीं कर पाते। उसमें उनके 1848 से जो पाठशाला शुरू की, उसमें दोनों का सहभाग रहा है, अकेले का नहीं। इसलिए इन दोनों महापुरुषों को अलग अलग करके देखना नहीं चाहिए। इन दोनों की विचारधारा एक है, तो जितना हम महात्मा फुले को डायग्नोज करके बताते हैं, उतनी ही बातें सावित्रीबाई फुले के बारे में हमें बताना चाहिए, समझाना चाहिए।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जितना महात्मा फुले को अपना गुरु मानते हैं, मैं समझता हूँ सावित्रीबाई फुले भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे, कि जो प्रेरणा महात्मा फुले दे रहे थे वही प्रेरणा तो सावित्रीबाई फुले दे रही थी। लेकिन प्रश्न यह है कि इस कमजोर विचारधारा को सशक्त कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये प्रश्न पैदा हुआ 2020 के आसपास। विद्वान लोग, चिंतक लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये विचारधारा कामयाब होने वाली विचारधारा है, क्योंकि इससे पहले एक लहर महाराष्ट्र में चली थी, हो शकत नहीं, हम अपने बलबूते पर स्वावलंबी आधार पर इस देश के शासन करती जमात नहीं बन सकते। महानायक कांशीराम जी ने इस मिथ को गलत ठहराया कि नहीं, इन महापुरुषों की विचारधारा में इतनी ताकत है, अद्भुत ताकत है कि हम इनकी विचार, महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर इस देश की हुक्मरान कौम बन सकते हैं और अपनी तकलीफों को, दुखों को दूर कर सकते हैं और एक देश में जो संविधान के मुताबिक समता, सुनता, न्याय, बंधुता की कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं या कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ये मूवमेंट साहब के समय में महाराष्ट्र में हो सकत नहीं, महाराष्ट्र के बाहर अन्य प्रदेशों में हो सकता है, इस जज्बे को लेकर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक लॉक बंद कर दीजिए, योगेश, दरवाजा बंद कर दीजिए उसको। तो उस कड़ी को, जिस विचारधारा के आधार पर साहब इस हौसले को और दृष्टि को अपने कैडर को, अपने सहकारियों को समझा रहे थे, उसी कड़ी को ध्यान में रख के हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव किया है और एक 21वीं शताब्दी में ये स्लोगन दिया है कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। ये डायग्नोज किया साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हम इस मूवमेंट को सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश महापुरुषों को अवॉइड करके कोशिश नहीं हो सकती। महापुरुषों की प्रेरणा लेकर ही बात आगे बढ़ सकती है। तो हमने सबसे पहले अशोक से ही बात को शुरुआत की और 2020 में महान अशोक के जन्म शताब्दी से शुरुआत की, जन्मदिन नहीं, जन्म शताब्दी से शुरू करके हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उसके अच्छे नतीजे आए और ये निर्णय किया कि महान अशोक को 21वीं शताब्दी में सार्थक बनाने के लिए जो समाज परिवर्तन आंदोलन के हमारे दिशा देने वाले, विचारधारा को परिपक्वता देने वाले, रास्ता देने वाले, हमें कृतिशीलता के लिए प्रेरणा देने वाले फुले साहू अम्बेडकर, इस सारे महापुरुषों के लगभग 100 से ज्यादा हमारे महापुरुष हैं, इन सब से प्रेरणा लेकर ही हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अशोक की चर्चा हो गई और उससे एक बात है कि ये मूवमेंट रिवाइव हो गया, गतिशील हुआ। एक कारवा, अब एक गाड़ी का पहिया धीरे धीरे चलने लगा। इसे गतिशील बनाने के लिए हमारे सामने दूसरा ओकेजन क्रांति ज्योति सावित्री फुले की जयंती आई। इसके बाद 31 दिसंबर तक जितने भी महापुरुष हमारे समझ में आएंगे, हम उन सब महापुरुषों को सम्राट अशोक के उस स्लोगन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, कामयाब कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे बल्कि कामयाब कोशिश करेंगे कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। ये टारगेट महिलाएं सुन रही होंगी, पुरुष भी सुन रहे होंगे। मुझे, मैं इस बात को, अभी सावित्रीबाई फुले के बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की, पर मैंने मूवमेंट का डायरेक्शन आप लोगों के सामने रखा है। और अगर जितनी महिलाएं और बच्चियां बोली, अगर उन सबको विचारों को समराइज कर लिया जाए तो आगे की कड़ी और ज्यादा सशक्त हो जाती है, और ज्यादा सशक्त हो जाती है। एक बच्ची ने कल बोला
शायद उर्मी नाम था, कि आज जितनी बीमारियां हैं, सती प्रथा पैदा हो गई थी सावित्रीबाई के पुत्र में। विधवा विवाह नहीं हुआ करते थे, बल्कि उनके साथ तो बहुत बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वृंदावन में, मथुरा में भेज दिया जाता था। पति के मरने पर ना जाने कितने महीने वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकती थी। केवल अफसोस का जीवन, पश्चाताप का जीवन, कि मेरा पति मेरे सामने मर गया, इसका पश्चाताप करने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक बच्ची ने बोला कि ये बातें पहले नहीं थी। आज से 2200-2300 साल पहले ये बातें नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। पति मर जाने पर विधवाओं के साथ इतना ज्यादा अन्याय अत्याचार नहीं होता था। शिक्षा से स्त्री को वंचित नहीं किया गया था। दवा दारू के बारे में पुरुष के बरोबर स्त्री को भी फैसिलिटीज थी। समाज कार्य में, आर्थिक कार्य में महिला पुरुष का बरोबर का योगदान थी, क्योंकि 98% लोग, 97% लोग इस देश में खेती के आधार पर अपना काम कर रहे थे। कुछ लोग व्यापार करते थे, और कुछ जो ब्राह्मण थे वो केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते थे। तत्व ज्ञान की बात करते थे कि हमारा तत्व ज्ञान तो श्रेष्ठ है। लेकिन 97% के आसपास जो समाज था वो कमेरा था, मेहनत कश था, और खेती के ऊपर आधारित था। और उस समय की स्थिति कि इस देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, और इसको स्थापित करने में महान अशोक का सबसे बड़ा योगदान और कर्तव्य है, उनकी कृतिशीलता है। इस बात को सावित्रीबाई फुले ने अपने एक भाषण में याद किया है, कि कुछ अंग्रेज ये बताते हैं, यूरोपियन लोग मनता कहते हैं कि आज से 2000 वर्ष से भी ज्यादा पूर्व इस देश की स्थिति बहुत सुधार ले ली थी, सुधरी हुई थी। लोग उद्योगी थे और ज्ञानी थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस सावित्रीबाई फुले के भाषण का अंश बोल रहा हूं। तो फिर सावित्रीबाई फुले को शिक्षिका तक सीमित नहीं रखा जा सकता। शिक्षिका थी, वो गौरव मिलना चाहिए, और वो शिक्षिका तक सीमित नहीं थी। इस इस विचार तत्व को इस 3 जनवरी को हमें एक्सप्लेन करना है कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले केवल शिक्षिका नहीं थी, स्त्री सुधार की अगुवा नहीं थी, वो तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का नेतृत्व करने वाली अद्वितीय महिला थी। जिस तरह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का सावित्रीबाई से पहले महात्मा फुले अद्वितीय नेतृत्व कर रहे थे, सत्य शोधक समाज की स्थापना करके एक नया रास्ता दे रहे थे, सावित्रीबाई फुले सत्य शोधक समाज की अध्यक्षता बन के, अध्यक्ष का प्रेसिडेंट बन के समाज को दिशा निर्देशन कर रहे थे। और इस विचारधारा को जितना महात्मा फुले कृतिशील कर रहे थे, मैं समझता हूं कृतिशीलता का छाप अगर किसने छोड़ी है सबसे ज्यादा, तो सावित्रीबाई फुले। इसीलिए हमने इस विचारधारा को, समाज परिवर्तन आंदोलन की विचारधारा, या जिसे हम अम्बेडकरवाद शॉर्ट में कह देते हैं, ये विचारधारा कृतिशील विचारधारा है, कृतिशील विचारधारा है। तो जब हम प्रेजेंट स्टेट को, प्रेजेंट स्टेटस को, या प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को, प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, आकलन करते हैं, और समाज परिवर्तन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो सावित्रीबाई फुले ने आज से
130-40 साल पहले, 97 बोला, 90 बोले तो आज 20 से 130 साल के आसपास उन्होंने स्पष्ट तौर से कर लिया था कि ये जो बीमारियां भारतीय समाज में आई हैं, ये बाद में आई हैं। ये बात बहुत बड़ी बात है कि ये बीमारियां भारत में नहीं थी और खास तौर से 2200-2300 साल पहले नहीं थी। ये पेशवाई काल में और खास तौर से अंग्रेजों के काल में आते ही ये ज्यादा बीमारियां कठिन। वैसे ये बीमारियों की शुरुआत तो सम्राट अशोक के अंतिम वारिस का मर्डर होने से शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत मनुस्मृति से हम करते हैं और मनुस्मृति को यहाँ पर लागू किया गया। स्त्री से अधिकार छीन लिए गए, आम आदमी से अधिकार छीन लिए गए, राजाओं के भी अधिकार छिन गए, व्यापारियों के भी अधिकार छिन गए और सारे अधिकार ब्रह्म देवता ने अपने पास समेट लिए। कामापुरता मामा इस प्रकार से अधिकार दे रखे। क्षत्रिय को भी पूरे अधिकार नहीं, बनिया को तो बहुत कम अधिकार थे, शूद्र को कुछ भी अधिकार नहीं थे और जाति व्यवस्था बना दी जाए अनुलोम और प्रतिलोम से, तब तो उनके अधिकारों का हनन तो पूरी तरह से ये ह्यूमन राइट्स एब्सेंस, मतलब उनको मानवीय अधिकारों से तो पूरी तरह से वंचित कर दिया था। ऐसी स्थिति के बाद अगर आधुनिक युग में इस मूवमेंट की शुरुआत महात्मा फुले से होती है, तो इस कड़ी को, मजबूत कड़ी को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम सावित्रीबाई फुले करती। मन स्वतंत्र कैसे होगा? मैं ताजुब करके रह गया कि जो बुद्धा ने बात कही, अतिदि भव, सावित्रीबाई फुले इसके बारे में बहुत गहराई से सोचने वाली महिला बनी। अब मराठी में आपको कितना समझेगा मैं उसको मराठी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा हिंदी में। मनुष्य सुधारला म्हणजे त्याला दुसऱ्याची मदत घेण्याची गरज वाटावी, घेण्याची लाज वाटावी। मनुष्य सुधारला म्हणजे त्याला दुसऱ्यांची मदद घेण्याची लाज वाटावी। मतलब अगर आदमी सुधरा हुआ है तो वो अपना अच्छा जीवन गुजारेगा, परावलंबी नहीं बनेगा, पर मदद लेने के लिए लाज बांटना चाहिए, थोड़ा सा संकुचित होना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं तो भी कर्तव्य करने में कम पड़ रहा हूं, इसलिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। सहकार अलग बात है और मदद अलग बात है। एखाद वेळी आपणावर प्रसंग पडला तर दुसऱ्याचे मदतीवर आपली उपजीविका निरुपाय वास्तव करणे भाग पाडले, तरी त्याची हाय ना घेता माझ्यावर आलेले संकट मी उद्योग आणि श्रम करून निवारण करण्यास कसा समर्थ होईल याची त्याला काळजी लागावी। कितनी महत्वपूर्ण बात, स्वावलंबी मूवमेंट की शुरुआत, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अभी क्या स्त्री के लिए है सेंटेंस कि एक तो मनुष्य ने इतना समर्थ होना चाहिए कि सहकार करे, मदद, परावलंबी होने की गरज ना पड़े। अगर परावलंबी कभी मदद लेने की गरज पड़ी है, उन्होंने नकार पड़ी, तो उसे जल्दी से जल्दी उद्योग और श्रम करके मैं किस तरह से समर्थ हो सकूं, मैं दूसरों को भी सहकार कर सकूं, ये आदमी ने प्रयत्न करना चाहिए। अब ये नया चित्र बनता है सावित्रीबाई फुले के देखने का नजरिया। इसी प्रकार से सत्यशोधक समाज के सदाचरण के गुण हैं और सदाचरण में सबसे बड़ा प्लीडिंग उन्होंने महात्मा फुले के विश्व प्रसिद्ध छंद को बोलते हैं, विद्ये विना मति के लिए, मति बिना नीति के लिए, नीति बिना गति के लिए, गति बिना वित्त के लिए, वित्त बिना शूद्र कचले, योड़े अनर्थ एका अविद्या के। इस पर सावित्रीबाई फुले की पूरा जीवन माइंडसेट इस पर था। ये वाज मानस तज्ञ, बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट थी। जब हम महात्मा फुले को बोलते हैं तो उनके सहवास में रहकर ये भी बहुत बड़ी मानस तज्ञ बनी। माइंड को
समझने और समझाने वाले। और जाति की बीमारी मानस शास्त्र की तो बीमारी है, जहाँ सोशियोलॉजिकल डिसीज़ है ये साइकोलॉजिकल डिसीज़ भी है। इन सारे महापुरुषों की लड़ाई विषमता के विरुद्ध थी। विषमता पुरुष-पुरुष, स्त्री-स्त्री में नहीं। समाज में जितने प्रकार की विषमता थी, सावित्रीबाई सभी विषमताओं के खिलाफ लड़ी। और विषमता को मजबूत करने के लिए जितने बंधन थे, उन सब बंधनों के खिलाफ लड़ी कि ये विषमता के बंधन हमें तोड़ना हो। कल एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की कि विधवा विवाह और सती प्रथा आदिकाल से नहीं थी। आदिकाल से नहीं थी, ये बहुत बड़ी जागृति की बात थी। और आदिकाल से अगर हम देखते हैं तो पीछे जाते हैं तो केवल 2200-2300 साल पहले की बात से हमको आकलन होता है, वो है सम्राट अशोक का राज। सम्राट अशोक के शासन में या महान राजा अशोक के शासन में ये विषमता और वैमनस्य चीजें खत्म कर दी गई थी। मैं आप लोगों के कुछ पॉइंट के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महिलाओं ने सावित्रीबाई फुले के बारे में किस प्रकार से देखना चाहिए। शिक्षिका बोल दीजिए, 1 मिनट पर्याप्त है आपको शिक्षिका का मान्यता देने के लिए। पर बाकी के 90% समय सावित्रीबाई फुले को एक जर्नल सोशल रेवोल्यूशनरी के दृष्टिकोण से प्रतिपादन कीजिए। और उनके जो भी शब्द आपको समझ में आए हों, उन शब्दों को आधुनिक युग में रेलेवेंट बनाने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए हम केवल नेगेटिव स्थिति में पहुंच गई समाज व्यवस्था के प्रति गुस्सा और नाराजगी व्यक्त करने में अपना समय ज्यादा गुजार देते हैं, और खास तौर से ब्राह्मणी व्यवस्था की आलोचना करने। हमें ब्राह्मणी व्यवस्था की आलोचना करने में समय गंवाने की जगह हमें अपनी स्थिति कैसे संवारी जाए, अपनी बिगड़ी हम कैसे बनाएं, इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और सावित्रीबाई इस पर सबसे ज्यादा सकारात्मक और सृजनात्मक पहल करती थी कि हम अपनी बिगड़ी को कैसे बनाएं। तो बिगड़ी में उन्हें सबसे पहले देखा कि हमारे अज्ञानता के लिए शिक्षा जरूरी है, सामाजिक स्थिति के लिए रीति रिवाज परंपराओं को तोड़ना जरूरी है, स्त्री के प्रति देखने के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा कैसे दिलाई जा सकती है, इसके बारे में नए ढंग से सोचने की जरूरत है। ये काम सावित्रीबाई फुले ने महात्मा ज्योतिराव फुले के रहते हुए किया और उनके बाद भी किया। हमारे बीच में जितना भी कुछ साहित्य अभी तक प्रकाशित हुआ है, उससे मैं इतने माइंडसेट का बन पाया। जितना प्रकाशित हुआ उससे 4 गुना ज्यादा साहित्य सावित्रीबाई फुले का लिटरेचर पब्लिश नहीं हुआ है, अनपब्लिश्ड पड़ा हुआ है, और ये उपेक्षित है। हम केवल ऊपर-ऊपर देख के कहानी किस्से के लिहाज से कि जन्म से मृत्यु पर्यंत की घटनाओं को बता दें और वो प्रेरणादायक बने। एक दौर था जब बाबा साहब की लाइफ भी प्रेरणादायक होती थी। महात्मा फुले का संघर्ष, जीवन संघर्ष भी प्रेरणादायक होता था। सावित्रीबाई फुले की भी जीवन की घटनाक्रम प्रेरणादायक होती थी। आज हमारी जो बच्चियां टेक्नोलॉजी के युग में, हमारे बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पीरियड में, इंटरनेट के पीरियड में, ये छोटी-छोटी बातें जीवन के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने में उनको आराम से उपलब्ध हो जाती है। जो अनएक्सप्लोर सब्जेक्ट रह गया सावित्रीबाई फुले के बारे में, अनएक्सप्लोर जिसका उहापोह नहीं हुआ है, वो एस्पेक्ट हमें पूरे देश में सावित्रीबाई फुले के बारे में ले जाना है। तब कहीं इस
अद्भुत विशिष्ट महिला का गौरव स्थापित हो पाएगा। हम सरकार से अपेक्षा ना करें। हम अपने समाज को जागृत करते समय सावित्री का गौरव तो हमको स्थापित करना होगा। क्रांति ज्योति सावित्री ज्योतिबा, मैं उनको सावित्री ज्योतिबा, क्योंकि ज्योति बिना के बिना सावित्री अधूरी है। तो सावित्री ज्योतिबा, इनके जीवन की घटना, जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने अपने पीरियड में एजुकेशन को कंपलसरी कर दिखाया, वो करके दिखाया उन्होंने। और यहाँ पर महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ये हमसे ये सारी चीजें परिस्थिति बदल दी, तो उसकी पुनर्स्थापना का प्रयास कि नहीं, एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए। और मुफ्त होना चाहिए। सरकार का दायित्व, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का यह दायित्व है कि सभी बच्चों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, एक सी शिक्षा, समान शिक्षा, सार्वभौम शिक्षा और एक से पाठ्यक्रम की शिक्षा, एक से पढ़ाने की ढंग की शिक्षा इस देश में फिर से स्थापित होना चाहिए। ये आज की गवर्नमेंट की शिक्षा प्रणाली के लिए सावित्रीबाई फुले नहीं कर रही। सम्राट अशोक ने जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू की, वो शिक्षा व्यवस्था की प्लीडिंग सावित्रीबाई फुले कर रही थी। और इसके लिए मैं आप लोगों को महात्मा फुले का एक सेंटेंस कह के सावित्रीबाई फुले की विचारधारा की गंभीरता को मैं कहना चाहूंगा। विद्या बिना मति के लिए, इसको धनंजय कीर से लेके हरि नरके तक से, विद्या बिना मति के लिए, एजुकेशन के अभाव में हमारी बुद्धि चली गई। इस तरह से ट्रांसलेशन करके छोड़ दी। जैसे बाबा साहब का स्लोगन एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज को सिखा सिखवा, क्या सीखना क्या सिखाना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में क्या सीखना क्या सिखाना चाहिए, इसका विश्लेषण ना करके, बाबा साहब के माइंड को ना पढ़ के हमने केवल शाब्दिक अर्थ लगा दिया एजुकेशन का मतलब सीखना और सिखाना। इसी प्रकार से मति का अर्थ बुद्धि लगा के छोड़। हमने 2001 में हरि नरके साहब से नागपुर से बात की, नागपुर में आए हुए थे। मैंने उनको अपना ट्रांसलेशन दिया महात्मा फुले के इस छंद का टांचा कि विद्या बिना मति के लिए, मति बिना नीति के लिए, और उनको अर्थ बताया। एक सेंटेंस का अर्थ बोला हूं, विद्या बिना मति के लिए, वी लॉस्ट आवर ability to think and develop emotional intelligence in denial of education or force ignorance। शिक्षा के नकार से या बलात् अज्ञानता लादने के दृष्टिकोण से हमसे सोच विचार करने की विद्या और भावशुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये विद्या हमसे छीन ली गई। सोच विचार करने की विद्या और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मराठी में भावनिक बुद्धिमत्ता बोलते हैं, और हमने उसका सही ट्रांसलेशन भाव शुद्धि किया है। इससे हमको छीन लिया गया। थिंकिंग स्किल, मति मीन्स थिंकिंग, बुद्धि अलग शब्द है। महात्मा फुले को अगर बुद्धि शब्द का प्रयोग करना होता तो किया होता है। 1848 से लेके 1883 लगभग 35 इयर्स होते हैं। और 35 इयर्स के बाद उन्होंने शेतकऱ्यांचा असूड, किसान का कूड़ा नाम का ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ की प्रस्तावना में ये पंक्ति लिखी कि विद्या बिना मति के लिए, मति बिना नीति के लिए, नीति बिना गति के लिए, गति बिना वित्त के लिए, वित्त बिना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका विद्या लिखे। ये 35 साल का चिंतन का नतीजा था, जिसमें एक एक शब्द को 10 बार रिपीट करने का, सोच विचार करने के बाद महात्मा फुले ने एक सिद्धांत दिया। इसीलिए बाबा साहब उन्हें गुरु बोलते हैं, क्योंकि बाबा साहब शासन करती जमात कैसे बन सकते हैं? विचार करण्यात प्रवीण नसलेला समाज एकतर शासन करता होऊ शकत नाही, इक्का दुक्का झाले तर टिकू शकत नाही, हे मराठी में बोला।
विचार करने में प्रवीणताहीन समाज, विचार करने में प्रवीणताहीन समाज एक तो शासनकर्ता बन नहीं सकता। अगर किसी तरह से इक्का दुक्का बन गए तो वो टिक नहीं सकते, लाचार रह सके। कितना बड़ा सिद्धांत है ये। यानी विचार करना एजुकेशन सिस्टम का अनिवार्य अंग होना चाहिए। और सदाचरण नाम की स्पीच में सावित्रीबाई ज्योतिबा विद्या के बारे में, मति के बारे में चिंतन करती है, बहुत सोच बोलती हैं। विद्या वित्त विहीन तेन किंग कुलीन तेन दोहि नाम अकुल नौपे यो विद्वान देव तेरपी पूजते। अभी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मराठी में जो अर्थ यहाँ पे दिया है, याचा अर्थ असा की विद्या धन रहित जो मनुष्य तो मोठ्या कुळातला असला तदापि त्यास कोणी पुसत नाही, तुच्छ समजतात। हीन कुलीन असूनही तो विद्यावंत असेल तर त्याची पूजा देवही करतात, तो लोकांत मान पावतो। मतलब छोटी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस विद्या की अपेक्षा महात्मा फुले और सावित्रीबाई करें, अगर वो विद्या से प्रवीण बनता है तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। महात्मा फुले ने बोला, बाबा साहब ने बोला, बुद्धा ने भी बोला और तमाम महापुरुषों ने बोला। अब ये शिक्षिका केवल पाठशाला में सब्जेक्ट पढ़ाने का, सिलेबस पढ़ाने तक की सीमित वाली नहीं, एक मनुष्य बेहतरीन सिटीजन, इस देश का बेहतरीन नागरिक कैसे बनेगा, इसकी जानिब, इसकी समझ वो महिलाओं को करा रही थी, वो पुरुषों को करा रही थी। केवल महिलाओं को नहीं कर रही थी, बेहतरीन नागरिक स्त्री और पुरुष दोनों ही होंगे। इसलिए सम्राट अशोक के समय की शिक्षण प्रणाली की तुलना अगर सावित्रीबाई के शैक्षणिक प्रयासों से अगर हम करके देखें तो हमें बहुत सारे किंतु परंतु के प्रश्न अलग होते हैं, खुलते हैं और हम कुछ रास्ता ढूंढने वाले बन जाते हैं, हम कुछ रास्ता ढूंढने वाले बन जाते हैं। जैसे अशोक ने इस देश में वर्ण और जाति की संस्कृति को नष्ट करने के लिए कलिंग युद्ध के बाद एक छोटा सा प्रयास किया, सोच विचार करके कि इस देश में मुझे जो शिक्षा मैं अपने बच्चों को देना चाहूंगा वही शिक्षा मैं जनता की सारी बच्चों को देना चाहूंगा, क्योंकि जनता मेरी संतान है, मैं उनका पिता हूं। इतने तक सीमित नहीं हुए, अशोक ने बोला आगे कि आपने भी मुझे अपना पिता मानना चाहिए। बेटा बेटी नहीं बोला, संतान वर्ड यूज हुआ। संतान में स्त्री और पुरुष, गर्ल्स और बॉयज, लड़का लड़की, मुलगा मुलगी दोनों ही काउंट होते संतान वर्ड में, कि पूरी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार से मैं अपने बच्चों की शिक्षा की देखभाल करूंगा, उनके कल्याण के बारे में सोचूंगा, उसी प्रकार से मैं जनता के भी कल्याण के बारे में कृत्यशील रहूंगा। ये अप्रोच अपने आप में अद्वितीय अप्रोच है। और सावित्रीबाई फुले इस एसेंस को समझते हुए, क्योंकि महात्मा फुले 1890 में, उनको 1-2 साल पहले से वो बीमार हो गए थे। जो इंफॉर्मेशन का सोर्स था वो कम उनके पास हो गया था। पर सावित्री ज्योतिबा के इमर्ज होते ही पूरे देश में अशोक की चर्चा चल रही थी, पूरे देश में अशोक की चर्चा चल रही थी। इवन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, आजादी का जो संघर्ष चल रहा था, गांधी के नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में, मैं जानबूझ के नाम ले रहा हूं, गांधी नेहरू, इन लोगों के नेतृत्व में जो अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष का प्रेरणा स्रोत अशोक थे कि हमें अशोक जैसा अखंड भारत निर्माण करना है। और वो अखंडता का सिद्धांत आने के वजह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के तमाम छोटे छोटे राज्यों को, 500 से ज्यादा राज्यों को इस देश में शामिल करा पाए। अशोक का अखंड भारत की कल्पना थी और उससे अलावा और कोई थी, क्योंकि उस समय उत्खनन में सारा अशोक ही अशोक निकल रहा था, रामराज्य की कल्पना नहीं थी। ये तो कुछ ब्राह्मणों के दिमाग तक बैठी हुई थी।
पर अशोक पूरे जनता में फैला हुआ था, आम लोगों में फैला था, विद्वान लोगों में फैला था, चाहे वो ब्राह्मण हो या ना हो, सब में अशोक फैला हुआ था। उसकी गौरव, उसकी महानता, कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। इसलिए स्वतंत्रता के आंदोलन में भी अशोक की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस बात को हमारे समाज परिवर्तन के नायक महात्मा फुले से लेकर महानायक कांशीराम जी तक सब इस चीज के बारे में बहुत गहराई से जानते थे। अपने महापुरुषों को इस तरह से समझकर अगर हम उनकी इमेज को उस तरीके से व्यापक बनाएंगे कि केवल ये स्वतंत्रता संग्राम का वो पॉलिटिकल इमेज लेके चल रहे थे, पर बाकी लोग महात्मा फुले के बाद सावित्रीबाई फुले बहुत व्यापक दृष्टिकोण से अशोक को समझकर जो उनके समझ में, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यूरोपियन, मैं आपको वो फिर से सेंटेंस बताना चाहूंगा, ये उद्योग नाम की उनकी स्पीच है। यूरोपियन लोग मनतात, यूरोप के लोग जो अंग्रेज लोग आए हैं, वो कहते हैं 2000 वर्षापूर्वी, मतलब आज से 200 साल पहले, 2000 वर्षापूर्वी हा देश सुधारलेला इथली लोग उद्योगी होते आणि ज्ञानी होते। अभी 2000, अभी 1848 की बात है, उससे पहले 2000 जोड़ दीजिए, अशोक का पीरियड आता है। अशोक के पीरियड में लोग समाज सुधार लेला था, मतलब एडवांस सोसाइटी थी, प्रयत्नशील लोग थे, मेहनती, आलस में रहने वाले नहीं थे और ज्ञानी थे। जिस महिला को इस समझ, इस अशोक के मूवमेंट की इतनी जानकारी होगी, उसे केवल शिक्षा का एक टीचर की इमेज तक सीमित करना न्याय नहीं है। इसलिए हम 21वीं शताब्दी में अपने सारे महापुरुषों को नए ढंग से अभ्यास करना चाहते हैं और नए ढंग से अशोक की जन्म शताब्दी में 100 पूरा साल भर हम अशोक की जन्म शताब्दी मनाते हुए उन महापुरुषों को अशोक के कल्याणकारी राज से शुरू करके हमारे महापुरुष इस देश में कल्याणकारी राज की स्थापना करना चाहते थे, इससे सिद्ध करना चाहते हैं। और आप भारत का संविधान इसका जीता जागता उदाहरण है। बाबा साहब ने उसको कृति में बताया कि भाई कल्याणकारी की राज की स्थापना ये भारतीय संविधान के माध्यम से हो सकती है, की जा सकती है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की थी। और यहाँ उन्होंने स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बताते समय ये बात को स्पष्ट बोला, अगर इसका राज सत्ता को संभालने वाले सही नहीं हुए तो अच्छा संविधान भी उपयोगी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छी नियत से इसे लागू किया जाए तो इस देश में कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। ये भावना सम्राट अशोक के उत्खनन से सभी समाज परिवर्तन आंदोलन के लोगों तक पहुंची थी, जानकारी थी। ये मैं बहुत स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं कि हमारे महापुरुष बाबा साहब अशोक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। एनिलेशन ऑफ कास्ट में तो उन्होंने यहां तक बोला कि इस देश में एक ही पीरियड था जो फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी का पीरियड, स्वतंत्रता, आजादी का, गौरव का और महानता का अगर पीरियड था तो वो मौर्य साम्राज्य अशोक का पीरियड था। क्या एक कड़ी बाबा साहब आगे नहीं ले जा रहे थे? एक कड़ी ले जा रहे थे। हम इस कड़ी को छोड़ गए क्योंकि मनुवादी सत्ता ने हमें इस कड़ी से अनदेखा करने की कोशिश की। अशोक को पाठ्यक्रम से बिल्कुल केवल थोड़ी सी जीवनी की बता दी, इनकी चर्चा करने की बात नहीं की। जबकि अशोक का इतना व्यापक वलय था कि इस देश का राज किससे चलेगा, किस चिन्ह से चलेगा, अशोक की 4 सिंगों वाली मुद्रा को राष्ट्र मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। बहुत अद्भुत बात थी। और पूरी पार्लियामेंट में 60-70% ब्राह्मण लोग थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में अशोक का वो वापर कर रहे थे, इसलिए अशोक को राष्ट्र मुद्रा के रूप में स्वीकार करना बाध्य होना पड़ा। और नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को काम कराने में सामूहिक रूप से कामयाब हुए कि नहीं, अशोक का राष्ट्र मुद्रा चिन्ह ही राष्ट्र मुद्रा बनेगा। इवन तिरंगे में भी चक्र आ गया, उस चिन्ह के अंदर का चक्र। ये क्या बात है? इस दृष्टिकोण से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को क्यों नहीं देखा गया?
मैं सबको आह्वान कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, हर एक ने उस दृष्टिकोण से अभ्यास करना और 21वीं शताब्दी की सावित्री ज्योतिबा को हमें प्रेजेंट करना। मैं केवल अभी तक जो सावित्री बाई की इमेज बनाई है, मैं उसको और भी ज़्यादा उजागर होते हुए देखना चाहता हूँ और आप लोगों को अशोक के शासन की को ज़मीन पे उतारने का प्रयास करने वाले ये समाज परिवर्तन के सारे महापुरुष, हमें ये सिद्ध करने की ज़रूरत है। हमें ये सिद्ध करने की ज़रूरत है, ये मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। जितनी जल्दी हम सभी महापुरुषों को, उनके प्रयासों को नए ढंग से समझकर जब हम अशोक से जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये जो सूत्र मिला कि गांधी एंड कंपनी अंग्रेजों से जब बात करते थे, देश हमारा एक है, हम पूरी हमारा राष्ट्र है ये, राष्ट्र की संकल्पना थी, तो वो केवल अशोक के समय ही राष्ट्र की कल्पना आई। राष्ट्र नहीं था, राष्ट्र की कल्पना अशोक के द्वारा आई कि एक संघ होना चाहिए। अखंड भारत की कल्पना अशोक की कल्पना है। उस प्रकार का भारत हम हिफाजत नहीं कर पाए और टुकड़े-टुकड़े में हम कमज़ोर होते गए। और ये टुकड़े-टुकड़े भारत में कमज़ोर होने का कारण इस देश की वर्ण और जाति की संस्कृति है, जिसने इस देश को छोटा करने में मदद की। जो आज से तिगुना भारत था, आज का भारत जितना तिगुना भारत था, वो आज 1/3 रह गया। इसका श्रेय इस देश की चातुर्वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब ने अपनी लिखान में बोला है। बाबा साहब ने इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट किया। इसलिए संघ जो अखंड भारत की कल्पना करता है, वो राम राज्य का भारत नहीं था, अशोक का भारत, अखंड भारत। ईरान, इराक तक इसकी सीमाएं थी, ब्रह्मदेश तक इसकी सीमाएं थी। इतना विशाल भारत, और उसमें 1995 लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, साक्षर थे, अभ्यासु थे, ज्ञानी थे। इसलिए विश्व के स्तर पर भारत का गौरव प्रस्थापित हुआ। व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी थे, एजुकेशन के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा विश्व की, आज अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की यूनिवर्सिटियों की चर्चा होती थी, होती है आज। लेकिन अशोक के पीरियड में इस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना सघन, सबल और एडवांस था कि विदेश के लोग अपने बच्चों को यहाँ पे शिक्षण के लिए लाते थे और व्यापार करने के बाद 2-3 साल उनको सिखा के अपने साथ वापस ले जाते थे। ये अद्भुत चीज थी। और ये बात मुझे सूत्र जो मिल गया कि आजादी की लड़ाई में अशोक को इस कांग्रेस ने यूज किया और सत्ता मिलते ही गांधी के साथ साथ ये अशोक को भुला दिया। गांधी के साथ साथ अशोक, गांधी भी कोई नहीं मानता है। तो इस समय हमें बहुत गहराई से सावित्रीबाई फुले के प्रयत्न किस दिशा में, उनके विचार किस दिशा में कहे गए, सदाचरण के बारे में क्या विचार था, उद्योग के बारे में क्या विचार था, विद्या के बारे में उनके क्या विचार थे, एक बेहतरीन मनुष्य के बारे में क्या विचार थे, बेहतरीन मनुष्य का निर्माण कैसे हो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल, वर्ण और जाति की, जिसके गले में मटका और पीछे झाड़ू लगी हो, वो व्यक्तित्व को बदलकर इस देश का बेहतरीन नागरिक कैसे बनाया जाए। गाजर मूली भाजी, बिठो माझी, ये महात्मा अ, सावता माली का अभंग, तुकाराम के अभंग, गुरु नानक के उपदेश, दसों गुरुओं के उपदेश, उसमें लगभग 11-15 और संतों के वो उपदेश, ये सारे के सारे रेवोल्यूशनरी विचार थे। और ये विचार अशोक की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए लोगों को प्रेरणा देने वाले विचार थे। ये कड़ी जोड़ रही है। ये सारे के सारे महापुरुष जिन्होंने औरंगजेब के काल से लेकर ब्रिटिश पीरियड तक 15 अगस्त 1947 तक जो प्रयास किया है,
ये सारे के सारे अशोक की कड़ी से जुड़ने वाले प्रयास हैं। ये हमें कर दिखाना। मुझे खुशी है कि यहाँ पर पंजाब से हमारे एक साथी थे, गुरुदर्शन सिंह जी ने। उन्होंने गुरु नानक की शहीदी की बात को कितने बेहतरीन तरीके से अशोक से जोड़ा। उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अशोक से जोड़ा। कुछ और हमारे विद्वानों ने बहुत सारे महापुरुषों, सेवालाल महाराज को अशोक से जोड़ा, गुरु घासीदास को अशोक से जोड़ा, रविदास को अशोक से जोड़ा। ये जोड़ने की प्रक्रिया विचारधारा को, इसलिए अब ये विचारधारा केवल 108 साल की विचारधारा नहीं, महान अशोक से लेके कांशीराम जी तक का ये 2300 साल का संघर्ष है कि जिसमें हमने एक बार इनको बुरी तरह से हमें हराया गया, हम उस चीज से फिर रिकवर होना चाहते हैं, फिर से अशोक के शासन की व्यवस्था इस देश में लाना चाहते हैं। और इसमें लाने के लिए जिस प्रकार से क्रांति ज्योति सावित्री जो ज्योतिबा ने प्रयास किए, कृतिशीलता की, अशोक ने हेल्थ फॉर ऑल, पर ये सरकार हेल्थ फॉर ऑल नहीं कर सकती थी, पर लेकिन कार्यकर्ता करने वाले कार्यकर्ता ने तो हेल्थ फॉर ऑल होना चाहिए ना। जो समाज परिवर्तन का कार्य करने वाला कृतिशील कार्यकर्ता है, उसे तो हर एक को हेल्थ की जरूरत है। यशवंत ने थोड़ा सा शिक्षण लिया था और अकाल पड़ा हुआ था। सावित्रीबाई फुले बच्चों को जल्दी से जल्दी अस्पताल में लेकर उनको इलाज कराती ताकि ज्यादा दस्त ना लगे और बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों को इलाज करने के लिए प्रेरणा दी। यशवंत उनकी प्रेरणा बरोबर चल रहे थे, इलाज कर रहे थे, पर हैजा नाम की बीमारी खुद को भी इफेक्ट करती है। वो वायरस क्रांति ज्योति सावित्री को लगा और वहीं उस प्रयास में वो चली गई। उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, पर लेकिन सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सबको बेहतरीन हेल्थ की जरूरत है, इस बात को उन्होंने माना। इस व्यापक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। उन्होंने अपने आप को बच्चे को ले गई और हैजा हो गया और मर गई, इतने से बात नहीं बनेगी। सावित्रीबाई फुले के साथ ये न्याय नहीं होगा। इसलिए हेल्थ हो और एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में हम क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज और महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले के जो शैक्षणिक दर्शन है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। 20वीं शताब्दी में और कुछ हद तक 21वीं शताब्दी में हम अम्बेडकरवाद का शैक्षणिक दर्शन स्पष्ट नहीं कर पाए। ये हमारे मूवमेंट की बहुत बड़ी कमतरता रही। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। कुछ विद्वान इस पे मेरे से आलोचना कर सकते हैं, मैं उनके चिंतन को वेलकम करूंगा, पर मैं जो अभ्यास कर पाया, इन सारे महापुरुषों को जो मैं अभ्यास करके समझ पाया हूँ, हम इनकी एजुकेशन फिलॉसफी को समझने में कम पड़े हैं, इसीलिए इनका एजुकेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कम पड़े। जो हमारी बहुत बड़ी लड़खड़ाहट का कारण है, वो ये है कि हम एजुकेशन मूवमेंट को ही समझ नहीं पाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेट? शिका आणि शिकवा। और इधर बाबा साहब बोलते शासन करती जमात बना, शासन करती जमात बना। तो प्रश्न हमने किया, क्या सीखना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए? काय शिका, काय शिकवा? विचार करने शिका, विचार करण्यास शिकवा। विचार करना सीखो, विचार करना सिखाओ। लर्न थिंकिंग, टीच थिंकिंग। तो जो जीवन में सोच विचार करने में प्रवीण होता है, एक्सीलेंट होता है, वही व्यक्ति नव नवीन रास्ते ढूंढने में कामयाब हो सकता है और दिशा देने वाला बनता है। ये बाबा साहब का एजुकेट, पर इसी प्रकार से एजिटेट। अगर कहीं संभावना नजर नहीं आए तो कोई भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। पे बैक टू सोसाइटी 21वीं शताब्दी में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी निर्माण कर रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है। इसलिए ये मूवमेंट बहुत तेजी से गतिशील हो रहा है। पे बैक टू सोसाइटी क्यों गतिशील हो रही है, क्यों आगे बढ़ रही है, दूसरे लोगों से भिन्न क्यों नजर आ रही है, दूसरे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि पे बैक टू सोसाइटी? क्योंकि वो एजुकेशन मूवमेंट समझने में कम पड़े। और पे बैक टू सोसाइटी ने एजुकेशन मूवमेंट को नए ढंग से डायग्नोज किया और बाबा साहब के इस स्लोगन का नया इंटरप्रिटेशन किया।
एजुकेट मीन्स लर्न टीच थिंकिंग, सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, सोच विचार कौशल प्रवीण समाज बनाओ। एजिटेट, एजिटेट मैंने संघर्ष करा, आंदोलन करा, आंदोलन करो। आंदोलन आदमी कब उतरेगा? जब उससे सफलता की कुछ संभावना दिखेगी, पॉसिबिलिटी, कुछ शक्यता दिखेगी, कुछ पॉसिबिलिटी दिखेगी, तभी लोग मूवमेंट में शामिल हों। आजादी में क्यों शामिल हुए? आजादी की पॉसिबिलिटी दिखाई गई कि आजाद हो सकते हैं। गुलामी से जीवन, बेहतर जीवन आजादी का जीवन होता है। पर लेकिन हम संघर्ष को कब उतरेंगे? जब संघर्ष की कामयाबी की हमें कुछ संभावना नजर आए। इसलिए हमने देखा कि एजिटेट के गर्भ में संभावना है। इसलिए एजिटेट का अर्थ हमने लगाया कि संभावना सीखो, संभावना सिखाओ, संभावना से ओतप्रोत समाज निर्माण करो। इसी प्रकार से संगठित हुआ, संगठित बनो, ऑर्गेनाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज? 6000 से जातियों में बटा हुआ समाज, इसे ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है? नए समाज का निर्माण करना। वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी। यानी ऑर्गेनाइज के गर्भ में क्रिएटिविटी, सृजनशीलता छुपी हुई है। इसलिए हमें ऑर्गेनाइज का मीनिंग हमने बताया 21वीं शताब्दी में कि सृजनता सीखो, सृजनता सिखाओ, सृजनशील समाज का निर्माण करो। अब ये बात सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, संभावना सीखो, संभावना सिखाओ, सृजनता सीखो, सृजनता सिखाओ, ये बात सावित्रीबाई फुले के लिखान को अगर हम देखेंगे, ये प्रत्यक्ष में लोगों को समझा रही थी, प्रैक्टिकली समझा रही थी। उस समय सिद्धांतों का विकास नहीं हुआ था, पर लेकिन वो अपने वक्तव्य से लोगों को सोच विचार करने वाला बना रही थी। उनको अपने बदतर जीवन का एहसास करा रही थी और बेहतर जीवन के लिए वो रास्ता दे रही थी, सलीका दे रही थी, सलाह दे रही थी, एडवाइस कर रही थी। ये दृष्टिकोण से हमने सावित्रीबाई फुले को नहीं समझा, ये समझने की जरूरत है। महात्मा फुले को अगर हमने एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज के मेरे बताए हुए बात को अगर आप समझ पाए, तो आप महात्मा फुले के अर्थ को, उनके छंद को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। विद्या बिना मति गेली, वी लॉस्ट आवर एबिलिटी टू थिंक। हमारे विद्या का जो अभाव किया, उससे हमारी सोचने की क्षमता चली गई। इमोशन इंटेलिजेंट थे, वो इमोशनल इंटेलिजेंस हमसे चला गया। ये चीज हमें फोर्स इग्नोरेंस, जबरदस्ती हम पर अज्ञानता ला दी गई। क्या है? हम महिलाओं को 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप नहीं दे पाए, ये हमारी कमतरता है। आने वाले समय में हम पूर्ता करेंगे, क्योंकि अगर महिलाओं में से 10% महिला भी हमारे 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप को समझ गई, उन्होंने अटेंड कर लिया होता, तो आज मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमने 5 दिन में पहला सब्जेक्ट, दिन भर हम कास्ट को डायग्नोज करते हैं, कास्ट सिखाते हैं। दिन भर हम कास्ट सिखाते हैं। दूसरे दिन एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अंबेडकरिज्म सिखाते हैं। तीसरे दिन सोच विचार करने वाला समाज कैसे निर्माण करें, और हर व्यक्ति ने सोच विचार कौशल में प्रवीण कैसे होना चाहिए, वो टूल्स, टेक्निक और मेथड भी हम समझाते हैं। चौथा, सहयोगी, हम सहकारी शब्द का बार बार उपयोग कर रहे हैं, साथी शब्द की जगह सहकारी। तो सहकारी का मतलब कॉपरेशन, और कॉपरेशन के बारे में तो हमने अपना मत ही बनाया कि कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अंबेडकरिज्म। सहकारिता अंबेडकरवाद का दूसरा नाम है। सहकारिता अंबेडकरवादचा दूसरा नाव आहे, होय। और इसके आधार पर हमने 5 दिन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी अपने अनुभव का पुनर्निर्माण करते रहना, इम्प्रूव करते रहना, यही तो सावित्रीबाई फुले का, उस मैंने पिछला जो कोटेशन दिया उसका आधार है। वो व्यक्ति के अंदर बुराइयों को दूर करते रहने की प्रक्रिया को सतत प्रक्रिया में जन्म देना चाहती थी कि व्यक्ति अवगुणों से भरपूर है,
इन अवगुणों को दूर करने के लिए उसे सतत प्रक्रिया में आना होगा और एक बेहतरीन व्यक्तित्व बनना होगा, सत्य शोधक बनना होगा। बाबा साहब ने नो ट्रूथ एज ट्रूथ, अनट्रूथ एज अनट्रूथ, सावित्रीबाई फुले इस बात को आगे बढ़ाया, सत्य शोधक को। क्योंकि जो जैसी चीज है उसको वैसा समझना, अगर अनट्रूथ है तो अनट्रूथ समझना, ट्रूथ है तो ट्रूथ, सच्चाई है तो सच्चाई, और झूठ है तो झूठ। ये तो अद्भुत बात है। सावित्रीबाई फुले को अगर हम शिक्षिका के रूप में भी हम देखना चाहें, और वो थी भी शिक्षिका, तो उन्होंने सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करने की पृष्ठभूमि तैयार की, जिस पर साहू महाराज चले और बाबा साहब। साहू महाराज ने अपने लिखान में मेरे को जो पढ़ने को मिला कि आप लोग बदतर गुलामगिरी का जीवन क्यों जी रहे हैं। अस्पृश्य सभा को आदेश करते हुए उन्होंने बोला कि आप लोग बदतर जीवन जीने को क्यों बाध्य हुए, क्योंकि आपसे सोचना छीन लिया गया। इस साहू महाराज बोलते हैं। और बाबा साहब तो स्वयं सोच विचार करने वाला समाज, यानी शासन करती जमात वाला समाज बनाना चाहते थे। इस तरीके से आप लोगों के सामने मैंने एक फिनोमिनल, आइडियोलॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल विचार को पेश किया। और एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं वो सावित्रीबाई फुले के अभ्यास करने के बाद कर रहा हूं। उनकी लिखान में ये चीजें मौजूद हैं। इसलिए महिलाओं ने सावित्री ज्योतिबा के अगर उनके भाषण मिल जाए, क्योंकि कविताएं और उन्होंने कविताएं लिखी, ये तो हमको मिल जाता है, जीवन की घटनाक्रम मिल जाता है कि कौन से साल में किस प्रकार की घटनाक्रम घटी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के घटनाक्रम मिल जाते हैं। पति के समय रहते उन्होंने क्या किया, और पति के बाद उन्होंने किस प्रकार से काम किया, ये जीवन में एक एक सेंटेंस में मिलती है। और लेकिन उन्होंने उस पीरियड में उपदेश क्या किया, वो अगर हम आपको उपलब्ध हो जाता है, वो पढ़ें, तो आपका शिक्षिका तक सीमित होने का दृष्टिकोण बदलेगा, इंप्रूव होगा। और आप उन्हें जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महानायक कांशीराम जी, छत्रपति साहू महाराज, डॉक्टर महात्मा ज्योतिराव फुले, इनको जिस प्रकार का सम्मान देते हैं, उससे एक अंश भी संविधान सम्मान कम नहीं होगा। इसी श्रेणी में सावित्रीबाई फुले आती है। इसलिए बरोबर जो महात्मा फुले का, जो भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, महानायक कांशीराम जी को, वही स्टेटस इस मूवमेंट की महिला सावित्री ज्योतिबा को मिलना चाहिए। वो से हमें एस्टेब्लिश करना। अगर आप महिलाएं इस दृष्टिकोण से सोचकर एस्टेब्लिश कर पाई, तो आप 21वीं शताब्दी में सोच पाओगी कि हमें कौन कौन से अधिकार पाना है और किस प्रकार के अधिकारों के साथ इसमें हमें समता युक्त समाज बनाना है। अपना स्थान इस सोसाइटी में कैसे एस्टेब्लिश कर पाओगी, कि शिक्षा के माध्यम से नहीं कर पाओगे। सावित्रीबाई फुले जिस प्रकार से इस प्रकार के समाज की कल्पना कर रही थी, वो समाज एस्टेब्लिश करने के लिए सावित्रीबाई ज्योतिबा को हमें प्रेजेंट करना होगा। तब कहीं हम अपने अधिकारों को, इस समाज की महिलाएं, इस वर्तमान समय में महिलाएं अपना स्थान प्राप्त कर पाएंगी। डिग्निटी प्राप्त, मैंने पिछले प्रारंभ में बोला था कि महिलाओं की केवल सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है, डिग्निटी की प्रॉब्लम, सम्मान और प्रतिष्ठा। ये कब मिल पाएगी? आप ओवरऑल एक विश्व में महिला के बारे में किस प्रकार का चिंतन किया जा रहा है, वो चिंतक में आप सावित्रीबाई फुले देखें। इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन्स के बारे में किस प्रकार का सोच है, हर दृष्टिकोण से, जीवन के हर एस्पेक्ट में महिला को अगर हम शोधन करते हैं, तो सावित्रीबाई फुले की महिला निकलती है। सावित्रीबाई फुले नहीं, सावित्रीबाई फुले की महिला निकलती है। सावित्रीबाई फुले किस प्रकार की महिला की कल्पना सत्य शोधक समाज के माध्यम से समझा रही थी, वो कल्पना जमीन पर उतारना 21वीं शताब्दी की गरज और रेलेवेंसी है। ये सार्थकता सिद्ध करना। इसलिए हमने
अपने पोस्टर में ये महान सम्राट अशोक की सामाजिक, शैक्षणिक आंदोलन और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की सार्थकता, इस प्रकार का विषय आप लोगों को दिया है। आप लोगों को जो व्हाट्सएप पर हमने मैसेज बैनर बना के भेजा है, इसके इर्द गिर्द इस बात को कि सावित्रीबाई फुले किस प्रकार के नागरिक की कल्पना कर रही थी, किस प्रकार की महिला की कल्पना कर रही थी, किस प्रकार के पुरुष की कल्पना कर रही थी और समझा रही थी कि ऐसा बनना जरूरी है, किस प्रकार का उसे सदाचरण वाला होना चाहिए, किस प्रकार का ज्ञानी होना चाहिए, किस प्रकार का उद्योगी होना चाहिए, परिश्रम वाला होना चाहिए। तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा गहराई से समझ में आएगी। मैं यहाँ पर अपने आप को विराम लूंगा, बाकी बातें हम कल करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसमें जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं